उच्च न्यायालय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। देखो, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के लिए आपको मिलेगा भाग 6 अनुच्छेद 214 से। अगर हाईकोर्ट की बात करती हूं ना, तब हाईकोर्ट आपको मिलता है कहां से कहां तक, भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक। 232 तक आपको मिलेगा हाईकोर्ट। अब देखो, हाईकोर्ट में अनुच्छेद ध्यान रखना, हाईकोर्ट हम सबको पता है बच्चों, हाईकोर्ट किस स्तर पर होते हैं, राज्य के स्तर पर होते हैं, ठीक है ना। हाईकोर्ट जो है वो राज्य के स्तर पर होते हैं। और मैं अगर सबसे पहले अनुच्छेद की बात करती हूं तो वो है अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 कहता है प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय होने की बात, ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय होने की बात कौन कह रहा है, अनुच्छेद 214, ठीक है। नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन लो। देखो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं बोल भी रही हूं साथ साथ में। अनुच्छेद 214 में क्या लिखा है, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात कहां लिखी है, 214 में। अब आप कहोगे कि मैडम आप तो कह रहे हो कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों में तो एक ही हाई कोर्ट है। तो अब मेरी बात को आगे ध्यान से सुनना। आगे जो मैं 2 अनुच्छेद बताने जा रही हूं, इन दोनों अनुच्छेदों को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ये 2 आर्टिकल है, इन्हें आप लोग प्लीज ध्यान से सुनना, दोनों अनुच्छेदों को, ठीक है। अनुच्छेद 230 क्या कहता है, ये कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है, किसी राज्य उच्च न्यायालय की शक्ति विस्तार, या कह सकते हैं कार्य का विस्तार, शक्ति विस्तार नहीं कह सकते, कार्य का विस्तार संघ शासित प्रदेशों में किया जा सकता है। मतलब इस लाइन से साफ जाहिर होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद साफ कह रहा है। अगर आपको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तब ध्यान से सुनना, संसद कानून बनाकर किसी राज्य हाईकोर्ट के कार्यों का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक कर सकती है। मेरी लाइन को समझो। हाईकोर्ट जो है, मतलब हाईकोर्ट का जो विस्तार है वो संघ शासित प्रदेशों में, मतलब एक राज्य का हाईकोर्ट के नियंत्रण में कोई केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। जैसे देखो, पंजाब है, हरियाणा है, 2 तो राज्य हुए, परंतु चंडीगढ़ क्या हो गया बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वही केरल उच्च न्यायालय ले लो, ठीक है ना। वही अगर अपन केरल का उदाहरण लेते हैं तो केरल उच्च न्यायालय के अंदर केरल है, ठीक है, केरल है और पुडुचेरी। केरल तो राज्य हो गया और पुडुचेरी क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मेरे पॉइंट को समझे या नहीं। अच्छा, केरल के पास तो लक्षद्वीप पड़ता है, सॉरी, पुडुचेरी तो तमिलनाडु के पास पड़ेगा, सॉरी, थोड़ा सा डाटा में मेरा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल विशेष में लक्षद्वीप पड़ेगा इसके इधर, सॉरी, ठीक है। केरल जो है वो लक्षद्वीप है, ये राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। वही तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के केंद्र शासित प्रदेश कौन सा मिलेगा उसको, पुडुचेरी मिलेगा, ठीक है ना। केरल से लक्षद्वीप और आपके तमिलनाडु राज्य में कौन सा जुड़ गया, तमिलनाडु में कौन सा जुड़ गया, पुडुचेरी जुड़ गया, ठीक है ना, सही है। चलो वेस्ट बंगाल ना, हाँ बिल्कुल, कलकत्ता में आपका अंडमान निकोबार जुड़ गया। कलकत्ता में कौन जुड़ गया, अंडमान निकोबार जुड़ गया, ठीक है ना। तो पॉइंट को समझो, केरल के साथ लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। इधर तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु तो राज्य है और पुडुचेरी आपका संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो
उनका भी संयुक्त है। इधर कलकत्ता और अंडमान निकोबार का भी संयुक्त उच्च न्यायालय है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य है। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए? अनुच्छेद 230 समझ में आया कि आप किसी राज्य के उच्च न्यायालय, किसी राज्य उच्च न्यायालय का नियंत्रण या कार्य विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक कर सकते हो। अगली बात लिखी है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में क्या कहा कि वही बात, संसद कानून बनाकर, अब ध्यान रखना, संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। मतलब क्या लिखा है यहां? तो आपको एक बात साफ समझनी है, ये तो बात कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने की, भाई किसी राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये कह रहा है कि दो राज्यों का ही एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है या दो से ज्यादा हो। जैसे कि हाँ, आपका बंबई उच्च न्यायालय, ठीक है ना, आपका है बंबई उच्च न्यायालय। अब देखो बच्चों, बंबई जो उच्च न्यायालय है, तो बंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र आ गया एक राज्य, दूसरा गोवा आ गया, उसमें तो केंद्र शासित प्रदेश भी है, दमन द्वीप दादर नागर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। चलो गुवाहाटी वाला ले लो, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य उसी के नियंत्रण में, अरुणाचल प्रदेश उसी के नियंत्रण में, नागालैंड उसी के नियंत्रण में, मिजोरम उसी के नियंत्रण में। पॉइंट क्लियर? तो यहां दो या दो से अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय भी स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल सुमन जी, आप सही कह रहे हैं, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। राज्यों के हिसाब से देखा जाए ना, उसका कार्य विस्तार बड़ा है। अगर मैं ये कहूं कि न्यायाधीशों की संख्या में देखा जाए तो, अगर न्यायाधीशों की संख्या में देखा जाए तो इलाहाबाद जो यूपी में है वह न्यायाधीशों की संख्या में सबसे बड़ा है। तो देखने की बात है कि बड़ा किस आधार पर, अगर राज्यों में देखा जाए कि राज्य का क्षेत्र विस्तार या उसके कार्य विस्तार कितना है, तब तो गुवाहाटी वाला सबसे बड़ा है। और अगर न्यायाधीशों का देखा जाए कि न्यायाधीशों में सर्वाधिक कहां है, तो न्यायाधीश सर्वाधिक इलाहाबाद में, लगभग आपको 160 तक की उनकी संख्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये दोनों अनुच्छेद क्लियर हो गए? मैं आगे चलूं, ये दोनों आर्टिकल क्लियर है तो मैं आगे चलूं। इसी में मैं आपको एक बात और समझाने वाली थी, चलो इसी में सुनो। यहां बात आती है टोटल आपके उच्च न्यायालय की। बताओ, जवाब दो मेरे प्रश्न का, टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? उच्च न्यायालय कितने हैं? टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? बिल्कुल पी योगी जी। देखो 230 एकदम सिंपल है बच्चों, ये साफ कह रहा है, जैसे आप ये समझे ना, दो राज्यों का एक हो सकता है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि राज्य या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। सिंपल सी बात कह रहा है ये, यहां कह रहा है दो राज्यों का, और यहां कह रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। बिल्कुल, काफी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। वर्तमान में जो है वो हाई कोर्ट भारत में कितने हैं बच्चों? 25 है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट अभी जो भारत में वर्तमान में मौजूद है। मैं बात कर रही हूं आपके जून 2020 की, ठीक है ना। जून 2020 में जो है वो 25 अभी हाई कोर्ट आपके हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करती हूं 2013 की, तो 2013 से पहले कितने थे? 2013 से पहले कितने थे? 2013 से पहले 21 थे। क्या हुआ आपका? एक तो था मणिपुर, एक है आपका त्रिपुरा, और एक है आपका मेघालय। ध्यान रखना बच्चों, 21 के बाद 22, 23, 24, मतलब 24 बन गए। उसके बाद कितने उच्च न्यायालय स्थापित हो गए? 24 हो गए। तो 2003 में 21 से संख्या बढ़कर 2013 में 21 से बढ़कर संख्या कितनी हो गई थी बच्चों? 24 हो गई थी, ठीक है, 24 हो गई थी। अब देखो क्या हुआ 2019 में, ध्यान से सुनना, 2019 में आंध्र प्रदेश ने, देखो हुआ क्या हुआ, ये
ये आपका मैप है, इसमें ये आपका मैं मैप बहुत गंदा बनाती हूँ, ठीक है। ये मैप है, ये मैप में आंध्र प्रदेश था। क्या था बच्चों? आंध्र प्रदेश था। इस आंध्र प्रदेश के टुकड़े किए, ये तो कर दिया तेलंगाना और ये कर दिया आंध्र प्रदेश। अब बात ये पड़ी कि तेलंगाना में यहां उच्च न्यायालय था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इन दोनों को 2014 में अलग अलग किया ना, दोनों राज्यों को जब अलग अलग किया, तब इनका उच्च न्यायालय एक ही रख दिया। तब क्या किया, इनका उच्च न्यायालय एक ही रख दिया कि आपका उच्च न्यायालय एक ही रहेगा। कुछ समय बाद हुआ क्या, आंध्र प्रदेश को पता था कि भाई ये तो काम नहीं चलेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट तो तेलंगाना में आ रहा है। तो क्या किया, आंध्र प्रदेश ने अपना एक अलग उच्च न्यायालय बनाया जिसने कार्य करना शुरू किया है 1 जनवरी 2019 से। तो पहले तो दोनों का एक ही था, और जैसे ही आंध्र प्रदेश ने अपना अलग बना लिया, जैसे ही आंध्र प्रदेश ने अपना अलग बना लिया, तो चॉइस तो थे ही, और चॉइस के बाद एक और जुड़कर आज वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं बच्चों? आज वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय 25 है, ठीक है। आज 25 है, 2013 से पहले 21 थे। और कौन से जुड़े बच्चों, ध्यान रखना, 2013 में कौन से जुड़े? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। और उसके बाद में 2019 में लेटेस्ट 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश ने एक अपना अलग उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया। और आज वर्तमान में कितने हैं बच्चों? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में स्थापित हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय यहां तक क्लियर, ये तीनों अनुच्छेद क्लियर। ये तो कह रहा है राज्य में उच्च न्यायालय होंगे, ये कह रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक साथ संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है, और ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का एक साथ उच्च न्यायालय हो सकता है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और बता देती हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। देखो, मैं अब थोड़ा सा इतिहास पे चलते हैं हम, तो मैं उच्च न्यायालय के इतिहास को थोड़ा सा आपको समझा देती हूं, ठीक है। वीरेंद्र जी, अमरावती शहर जो है वो अमरावती, जहां उनकी राजधानी है ना आंध्र प्रदेश की, वहीं उन्होंने उच्च न्यायालय स्थापित किया है। इतिहास की बात करते हैं तो आपके यहां भारत में हाईकोर्ट अधिनियम, ये हाईकोर्ट एक्ट कह सकते हो आप, एक ही बात है। हाईकोर्ट अधिनियम 1861, हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के आधार पर 1862 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ध्यान क्या रखोगे, हाईकोर्ट अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत, अब सीधी सी बात है, अधिनियम उस वक्त कौन लेकर आ रहा था? अधिनियम कौन लेकर आ रहा था? अंग्रेज लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो हाईकोर्ट अधिनियम 1961 अधिनियम 61वां है, इसने क्या किया, 1862 में मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना करी, ठीक है। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखो, हाँ बिल्कुल। अब एक और चीज ध्यान रख लेना, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ध्यान रख लेना बस। बाकी हालांकि एग्जामिनर फर्स्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। 62 के बाद 66 में इलाहाबाद में बना था, ठीक है ना। वो जो जीके कमलेश जी कह रहे हैं, कोलकाता वाला जो आप बता रहे हो ना, वो यूं कह सकते हैं सबसे पहली न्यायपालिका थी, वो हाईकोर्ट नहीं थे। हाईकोर्ट जो है वो सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में स्थापित हुए थे, वो केवल कोर्ट था। आप इसे सुप्रीम कोर्ट की संख्या भी दे सकते हो, या भारत में पहली न्यायिक व्यवस्था थी वो, ठीक है ना। अब चलो, कुछ हो सकता है मुझे अदर स्टेट का भी बच्चा हो, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी क्योंकि राजस्थान के बच्चे ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास को थोड़ा सा सुन लो, ज्यादा नहीं है इतिहास में लंबा चौड़ा। देखो, आपके यहाँ 25 अगस्त 1949 को, 25 अगस्त 1949 में आपके यहाँ राज प्रमुख के द्वारा एक कह सकते हैं अधिपत्र जारी किया गया, ठीक है। 25 अगस्त 1949 को राज प्रमुख के द्वारा एक अधिपत्र या एक अधिसूचना जारी की गई। एक अधिसूचना क्या जारी की गई कि 29 अगस्त 1949 में, 29 अगस्त 1949 में
राजस्थान में जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 29 अगस्त 1949 में जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जब इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब इस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे बच्चों, वो कौन थे? कमलकांत वर्मा। कौन थे बच्चों? कमलकांत वर्मा। तो 29 अगस्त मतलब 29 अगस्त 1949 में पहले जोधपुर की, ठीक है ना, राज प्रमुख ने एक अधिसूचना जारी की थी। जयपुर में नहीं है बच्चों, साफ गलत पढ़ रहे हो जहां भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले जोधपुर की वहां जोधपुर हाईकोर्ट की वहां स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा ने अपना कार्य शुरू किया। पहले मुख्य न्यायाधीश वही थे। आगे एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, मतलब राजस्थान में जो जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जो जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 11 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 22। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर बात करें तो 50 तक की संख्या हो सकती है। 50 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो 50 तक की संख्या हो सकती है। अगर मैं आज लेटेस्ट वर्तमान की बात करूं तो अभी जो लगभग है, यू मान के चलो 25 न्यायाधीश कार्यरत है अभी, ठीक है। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे संख्या का निर्धारण कौन करता है, कैसे करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? मुझे जवाब दो, क्या यहां तक मैं पॉइंट आप सबको क्लियर कर पाई क्या? अब देखो, आपके राजप्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह थे, ध्यान रखना। राजप्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह थे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, आगे सुनना। 1958 में एक समिति थी जिसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। अब यह समिति थी, तो सत्यनारायण जो राव समिति थी उसने एक सिफारिश की कि भाई अगर आप जयपुर में ही, मान लो, एक उदाहरण से बता रहे, जयपुर में ही उच्च न्यायालय हो, जयपुर में ही आरपीएससी का जो है वो आरपीएससी हो, मान के चलो, और मतलब सारी चीजें अगर जयपुर में डाल दोगे तो बाकी जो संभाग है उनका कोई महत्व नहीं रह पाएगा। तो सत्यनारायण राव समिति ने क्या किया, हर संभाग को, जयपुर है, बीकानेर है, आपका अजमेर है, जयपुर, मतलब सभी संभागों में कुछ ना कुछ विशेष चीजें अलग अलग कर दी। जैसे कि इन्होंने कहा जयपुर अगर राजधानी है तो हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में ही होना चाहिए। अगर जयपुर, मतलब यूं नहीं कह रही मैं, ये हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित हुआ था, परंतु इसी के समानांतर है ना जयपुर में भी उच्च न्यायालय थे, ठीक है ना। जयपुर में भी न्यायपालिकाएं थी, कोटा में भी थी, संभागों में न्यायपालिका थी। परंतु जैसे ही 1950 में संविधान बना ना, तो संविधान बनने के बाद में एक ही न्यायाधीश काम करेगा। अब देखो, इन्होंने जो कमलकांत वर्मा थे ना, इन्होंने भी 1950 तक ही काम किया था। 50 के बाद में नए आ गए थे, ठीक है ना। तो संविधान बनने के बाद में आपके यहाँ जो न्यायाधीश थे 1900 लगभग यूं कह सकते हैं 51 से लेकर 58 तक रहे हैं कैलाश नाथ वांचू। 51 से लेकर 58 तक रहे हैं कैलाश नाथ वांचू। यहाँ सत्यनारायण राव समिति ने कहा जयपुर में राजधानी, जोधपुर में उच्च न्यायालय, ठीक है, अजमेर में आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी, ठीक है ना, और बीकानेर में भी है ना कुछ, बीकानेर में भी कुछ है। तो अलग अलग संभागों में कुछ ना कुछ विशेष चीजें उन्होंने जोड़ दी कि इस संभाग में ये होना चाहिए, इस संभाग में ये होना चाहिए। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर एक काम किया, बता क्या काम किया, ध्यान से सुनना। जयपुर में जो हाईकोर्ट था, जो हाईकोर्ट की कह सकते हैं पीठ थी एक तरह से, जयपुर में जो हाईकोर्ट की एक ब्रांच थी, उस हाईकोर्ट की ब्रांच को समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनना, बात मेरी फिर ध्यान से सुनो। जोधपुर में स्थापना हुई थी, जयपुर में ब्रांच चल रही थी, उस चलती हुई ब्रांच को 1958 में सत्यनारायण राव समिति की परामर्श पर समाप्त कर दिया गया। फिर ध्यान से सुनना, खत्म कर चुके हैं, 1958 में समाप्त हो गई। परंतु इसका विरोध होने पर या कई समस्याएं उत्पन्न होने पर 1977 में जयपुर में पुनः एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। आज वर्तमान में
जोधपुर में तो है प्रधान पीठ, ठीक है, जोधपुर में है प्रधान पीठ और जयपुर में है खंड पीठ, ब्रांच, ठीक है। मेन यू कह सकते हो, मेन ये हेड ऑफिस है, इसी का आप कह सकते हो ब्रांच वो मिलेगा आपको, खंडपीठ जिसे हम कहते हैं वो जयपुर में है, ठीक है ना। 1958 में समाप्त हो गया, 1958 में समाप्त हो गया और 1977 में जयपुर में वापस इसकी स्थापना कर दी गई। क्या राजस्थान का इतिहास क्लियर है? हाँ ना में जवाब दो फटाफट मुझे, ठीक है। नैना जी आप कहाँ थे? हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में कितने थे, थोड़ा सा जो है उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जयपुर में खंडपीठ है और जो प्रधान पीठ हम कहते हैं वो बिल्कुल कहाँ है आपकी, जोधपुर में है। पॉइंट क्लियर? मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करती हूँ, देख लो। अधिनियम के तहत 1962 में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में स्थापना हुई, 66 में इलाहाबाद में स्थापना की। राजस्थान विशेष की बात करें तो 25 अगस्त को 1949 में राज प्रमुख जो थे मान सिंह द्वितीय, उन्होंने अधिपत्र या अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 29 अगस्त 1949 में उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थापित किया गया। बाकी जब जो और भी उच्च न्यायालय थे जयपुर में, कोटा में, ठीक है ना, वह ब्रांच स्थापित हुई। मेन स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। मुख्य न्यायाधीश उसके उस वक्त थे कमलकांत वर्मा और 12 न्यायाधीशों से 12 न्यायाधीशों से हमारे यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना प्रारंभ हुई। संविधान बनने के बाद में, लागू होने के बाद में कमलकांत वर्मा जो थे वो चले गए और उनकी जगह मुख्य न्यायाधीश बने, कह सकते हो संविधान बनने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के हैं वो कौन से हैं? कैलाश नाथ वांचू। हुआ क्या? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर के उच्च न्यायालय को जो ब्रांच थी उसे खत्म कर दिया गया, जयपुर की जो ब्रांच थी उसे खत्म कर दिया गया और 1977 में जयपुर की उसी ब्रांच को पुनः प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये राजस्थान का इतिहास है उच्च न्यायालय का। जहां तक मैं कोशिश कर रही हूं इससे एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे अगर इतिहास से पूछता है तो, ठीक है। हरियाणा का, हाँ प्रदीप जी, मैंने हरियाणा विशेष का देखा नहीं है, बाकी मुझे समय दो तो अपन शाम वाली क्लास में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी, ठीक है ना। मैंने हरियाणा विशेष का नहीं देखा। चले अब बात ये होती है कि टोटल कितने हैं, यही डिस्कस कर लेते हैं जब पॉइंट चल ही रहा है तो। टोटल कितने हैं? 25 है टोटल। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय 25 है, ठीक है ना। टोटल 25 है। उन 25 में से संयुक्त मतलब देखो राजस्थान का अकेले का है भाई, राजस्थान का जो जोधपुर में है वो अकेले का है। हमारा जोधपुर उच्च न्यायालय जो है वो किसी अन्य राज्य के साथ में, मतलब अन्य राज्य की कर्तव्य में नहीं है, कोई अन्य राज्य उसकी जिम्मेदारी में नहीं है। तो ये बात तो सही है, राजस्थान अकेले में है, परंतु 6 ऐसे हाईकोर्ट हैं जो संयुक्त रूप में काम करते हैं। टोटल कितने हैं? 6, मतलब 25 में से 6 संयुक्त रूप में काम करते हैं। उन्हें अभी देख लो, ठीक है। मैं अगर पहले की बात करूं तो सबसे पहले ले लेते हैं आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य कौन कौन से हैं भाई? पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और आपका चंडीगढ़ आएगा, ठीक है। पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और चंडीगढ़ आएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ जरा? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा बंबई उच्च न्यायालय, इसका नाम अभी भी यही है, बंबई उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय में राज्य, बंबई उच्च न्यायालय में राज्य कौन कौन से थे? है मतलब महाराष्ट्र, गोवा और आपका है दमन द्वीप, और दमन द्वीप के साथ है दादर नागर हवेली। अब तो एक ही हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप अब एक ही हो गए। और आपके मुंबई इसकी स्थापना कब हुई है? 1862 में। चलो तीसरा देखो गुवाहाटी, और गुवाहाटी में आप यूं कह सकते हो, गुवाहाटी में आप कह सकते हो, थोड़ा सा डिवीजन कर देती हूं मैं। गुवाहाटी में है असम,
अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, और एक और रह गया ना, नागालैंड। नागालैंड के बाद में मिजोरम। ठीक है, गुवाहाटी, गुवाहाटी में राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, वॉइस सही है। 90, इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में। स्थापना कब हुई है? 1948 में। अब आगे देखो, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता में आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और ये है आपका 1862। ठीक है, फिर पांचवा है मद्रास। मद्रास में कौन आ गया? तमिलनाडु आ गया, और तमिलनाडु प्लस तमिलनाडु के साथ में क्या है? पुडुचेरी, और इसकी स्थापना भी 1800, इसकी स्थापना भी कब हुई? 1862 में हुई। फिर एक और बच गया ना, केरल। मैं समझा दूंगी ये क्या है, मुझे पता है मैडम क्या लिखे जा रहे हो, एक तो समझ में भी नहीं आ रहा, याद भी नहीं हो रहे हैं। केरल, और केरल के साथ में एक और क्या था? लक्षद्वीप, और ये है आपका 1958। ध्यान से सुनो, ये तो छह ऐसे हाई कोर्ट हैं जो अकेले राज्य के नहीं है, उनके साथ कोई राज्य या उनके साथ कोई केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, 6 राज्य और केंद्र शासित, मतलब इन 6 में कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या हो? जुड़ा हो। अब देखो, चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है उसमें पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय। स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है? 1875 में। दूसरा देखो, बंबई हाईकोर्ट, दूसरा क्या है? बंबई हाईकोर्ट, मद्रास, गोवा, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र गोवा दोनों राज्य थे और ये केंद्र शासित प्रदेश था। स्थापना कब हुई? 1862 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम चारों है और चारों राज्य हैं। स्थापना कब हुई है? 1948 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल प्लस अंडमान निकोबार 1862, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट, तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी 1862 और केरल प्लस लक्षद्वीप 1958 में, ठीक है। क्या कह रहे हैं? केरल 1956 में। अगर इस पर विवाद है तो मैं आपको क्रॉस चेक करके कल बता दूंगी। अगर इस पर आपको लगता है कि कोई विवाद है तो मुझे 1958 का पता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बिल्कुल, मैं आपको या तो शाम वाली क्लास में या कल वाली क्लास में मैं आपको एक कंफर्मेशन बता दूंगी, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट रहे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो चंडीगढ़ है वो 75 ही है, वो 75 ही है, ठीक है ना। तो ये वो संयुक्त उच्च न्यायालय हैं जो अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी एक बच्चे का जवाब देखा था कि मैडम 7 है ना। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में भी तो जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख जो है, ठीक है, उसे भी जोड़ा गया है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो जम्मू कश्मीर के साथ जो है लद्दाख, ये दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल 6 पर ही जाऊंगी, 6 पर ही जाऊंगी। ये आपके 6 अभी वर्तमान में क्या है? संयुक्त है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको डाउट है इन दोनों अनुच्छेद, इन दोनों सन पे डाउट है तो कोई निश्चिंत रहो, उसके लिए मैं कंफर्मेशन करके आपको बता दूंगी, निश्चिंत रहो, ठीक है। ये 6 है, याद करने, ये ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, इनमें तो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। पर ध्यान रखना, इन तीनों में केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। मतलब देखना,
राज्य एक एक ही है। क्या है? राज्य एक एक ही है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें क्या है? इसमें तो 4 राज्य ही है, इसमें 2 राज्य हैं, इसमें 2 राज्य हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये थोड़ा सा तो अपन ने समझ लिया, इसको यही क्लियर कर लिया इस पॉइंट को। आगे चलते हैं, अब उच्च न्यायालय पे चलते हैं। संविधान के अनुसार हाईकोर्ट के अन्य क्या प्रावधान हैं उन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब चलो सबसे पहले उच्च न्यायालय की मैं बात करती हूं, किसकी? गठन की। अनुच्छेद 216 इसमें आपकी पूरी सहायता करता है। ठीक है, ठीक है, 216 जो है वो आपकी इसकी में पूरी मदद करेगा। अब देखो गठन में अनुच्छेद 216 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 216 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश के सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेंगे। अब ध्यान से सुनना, 214 में बता चुकी हूं। ठीक है, 214 में बता चुकी हूं। 216 में क्या लिखा है उस पर गौर करो, क्योंकि अगर मैं बात करती हूं सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करती हूं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है बच्चों? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। निर्धारण संसद करेगी, ध्यान रखना। परंतु उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण बच्चों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो क्या अनुच्छेद 216 सबको क्लियर है? अनुच्छेद 216 क्लियर कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करते हैं। क्या करेंगे? संख्या का निर्धारण करते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो, अब बात आती है योग्यता की। अब बात किसकी आती है? योग्यता की। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल को मत लेकर आ जाना प्लीज, राज्यपाल को कहीं मत लेके आना इसके साथ में। अनुच्छेद 216 में 217 में क्या कहा? वो व्यक्ति योग्य है, वो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता में क्या कहा? या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। वो क्या है? एक योग्यता विशेष में बात करें, वो क्या है? पहली योग्यता, वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक राज्य न्यायिक पद पर रहा हो। मतलब उस व्यक्ति ने कम से कम 10 साल तक तो, कम से कम 10 साल तक तो किसी न्यायिक पद पे रहा हो। जैसे आरजेएस है, ये न्यायिक पद ही होता है, न्यायिक पद पे रहा हो। और दूसरा क्या है? 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा हो। ठीक है ना? अनिल जी मैं आपके पॉइंट को देख रही हूं, पर इतना डिटेल नहीं आएगा योग्यता को लेकर। केवल इतना ध्यान रखना, 217 में और भी बहुत से हैं, रुक जाओ। 217 में कार्यकाल भी है, त्यागपत्र भी है, नियुक्ति भी है, योग्यता भी है। ठीक है ना? तो आप कितने सब क्लॉज बनाओगे? तो इतने नहीं पूछे जाते, निश्चिंत रहो। केवल अनुच्छेद 217 याद रख लो, वो ही महत्वपूर्ण है। 217 में और भी बहुत सारे प्रावधान है, तो ध्यान से सुनो। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों का कोई राज्य का न्यायिक पद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? 10 वर्षों से ज्यादा या 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? उच्च न्यायालय में एडवोकेट कह सकते हो, वकील कह सकते हो। ठीक है ना? एडवोकेट कह सकते हो, वकील कह सकते हो, इस पद पर रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तीसरी योग्यता और आती है। तीसरी योग्यता आती है राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा विधिवेता हो। एक योग्यता और है
क्या ऐसी योग्यता राज्य में जोड़ी गई है? क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि राज्यपाल की नजरों में एक अच्छा विधिवेता हो या राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा विधिवेता हो? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं सतीश जी, रुचिका जी? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? सब हो मेरी नजरों में, ठीक है। तो पहली बात समझना, मतलब राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा विधिवेता हो या राष्ट्रपति की नजरों में अच्छा विधिवेता हो, इसका संविधान में कोई वर्णन, कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। केवल यही योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात, इन दोनों योग्यताओं में से कोई सी एक योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई कानूनी जानकार नहीं चाहिए उमाराम जी, कोई कानूनी जानकार की कहीं कोई भी व्याख्या नहीं है, ठीक है। यहां तक दोनों पॉइंट क्लियर। 216 में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है, 217 में योग्यता भी है, नियुक्ति भी है, त्यागपत्र भी है, कार्यकाल भी है, सब देखेंगे, निश्चिंत रहो। चले, अब चर्चा मैं करती हूं नियुक्ति की। अब मैं चर्चा करती हूं नियुक्ति की, जो मिलेगी आपको अनुच्छेद 217 में, ठीक है। अनुच्छेद 217 में, ठीक है। अनुच्छेद 217 में नियुक्ति विशेष में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात, नियुक्ति के लिए साफ साफ संविधान में क्या लिखा है? 217 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और मतलब उच्च न्यायालय मतलब उसी उच्च न्यायालय के, और तीसरा व्यक्ति है राज्यपाल। इन तीनों की, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसे हम कह सकते हैं, भारत का या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और ये है राज्यपाल। ये क्या है? राज्यपाल। इन तीनों की विचार विमर्श, ठीक है, इन तीनों के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब हुआ क्या, आप सबको पता है कॉलेजियम शब्द आ गया, तो वहां बात आई कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और परामर्श कौन देगा बच्चों? कॉलेजियम देगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और परामर्श किसकी होगी? कॉलेजियम की होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, उच्च न्यायालय में अगर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, अगर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा, और राज्यपाल की भी परामर्श ली जाएगी, ठीक है। अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति करेगा, पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से। अब बात आई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मैं बात करती हूं तो ध्यान से सुनना, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति बच्चों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बिट्टू जी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और दो होंगे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। जो अन्य दो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो हालांकि हाईकोर्ट से ही होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, हाईकोर्ट से ही होंगे। तो ध्यान से सुनना, जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पढ़ाता तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की संख्या थी 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल संख्या कितनी? 5। यहां क्या कर दी, जैसे ही हाईकोर्ट में आए तो हाईकोर्ट में हो गए 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, संख्या कितनी कर दी? 3 कर दी। बच्चों ध्यान क्या रखना है मेरी इस बात पर, एक ही चीज पर फोकस करना, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से पूछा जाएगा, उस राज्य के राज्यपाल से। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, ठीक है, अगर अन्य न्यायाधीशों की, ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और दो होंगे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, 2 होंगे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या नियुक्ति के इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर पाई? मुझे बताओ, एक और बार बताएं। देखो सिंपली अनुच्छेद में क्या लिखा है, लिखा क्या है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश,
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की परामर्श से परामर्श करेगा। वी केमिस्ट्री जी, सर्वोच्च न्यायालय में मैंने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए मैं यहां इसको रिपीट नहीं कर रही हूं, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो। फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेगा परंतु कॉलेजियम की परामर्श पर करेगा, और वी केमिस्ट्री जी कॉलेजियम में न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। एक तरह से यूं समझ लो कि ये 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, ये 3 मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। कॉलेजियम जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देने के लिए बनाया गया था। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा इन दोनों की परामर्श पर, ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा इन तीनों की परामर्श पर। चलो, नियुक्ति में ये पॉइंट क्लियर हुआ तो एक शब्द आएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। शब्द सुना है? सुना ही होगा, कंफर्म है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो अनुच्छेद कौन सा है बच्चों, ध्यान क्या रखना है, अनुच्छेद 223। आर्टिकल का क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में अब मुझे बताओ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब तो समझ ही गए होंगे ना। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ है या फिर मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ध्यान एक ही बात का रखना है, नियुक्ति, ध्यान क्या रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को, साफ साफ लिखा है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना। तो समझे भाई, बिल्कुल सही कह रहे रवि जी, सही कह रहे हैं। अगर अनुपस्थिति जो है वो लंबी हो जाए, अनुपस्थित काफी समय से है, त्यागपत्र दे दे, निधन हो जाए, या वो पद पर नहीं हो, कार्य नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो, उस परिस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 213 के आधार पर कार्य करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी, मतलब सॉरी, हाईकोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अच्छा, एक और शब्द आपने सुना होगा, अपर, या आप कह सकते हो कार्यकारी, या आप कह सकते हो अतिरिक्त न्यायाधीश। बच्चों ये शब्द सुने होंगे, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद कौन सा है इसका, 224, अनुच्छेद कौन सा है, 224, ठीक है। इस 224 के अनुच्छेद में आपको क्या ध्यान रखना है, अपर, कार्यकारी, अतिरिक्त न्यायाधीश, मतलब अपर हो, कार्यकारी हो या अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे, वह अनुच्छेद 224 के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। इंद्र सिंह जी, एनजीए, आप जो ये पूछ रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में समझा चुकी हूँ, आप मेरे सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल से समझाया आपको, ठीक है। ये 223 लिखा हुआ है, सही है, ठीक है, और यहाँ 224 है, यहाँ क्या आ गया, 224 है, ठीक है। अंकिता जी, बात आती है न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो एक सिंपल सा नियम, एक नियम बना हुआ है, हालांकि संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है कि वरिष्ठ को ही बनाया जाए, पर नियम है कि वरिष्ठ को ही नियुक्त किया जाता है। तो देखो, अब इसको समझो, अपर और कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये क्यों बनाए जाते हैं। अगर हाईकोर्ट में काम बढ़ जाए, हाईकोर्ट में क्या हो, काम बढ़ जाए, या न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या फिर बहुत समय तक केस लंबे पड़े हो, जो केस है बहुत समय तक पेंडिंग चल रहे हो, या फिर काम बढ़ जाए, ठीक है, या फिर काम बढ़ जाए, या फिर सदस्य, वो जो न्यायाधीश है वो काफी समय से अनुपस्थित हो, इस परिस्थिति में आप क्या करते हो, किसी अन्य उच्च न्यायालय से या जिला न्यायालय से, ध्यान से सुनना, किसी अन्य उच्च न्यायालय या किसी अन्य जिला न्यायालय से ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त करते हो जो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ध्यान से सुनना, नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, और उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। उस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और उसकी नियुक्ति में आप कह सकते हो जो परामर्श है,
ठीक है, उसकी नियुक्ति में जो परामर्श है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। तो अपर कार्यकारी अतिरिक्त न्यायाधीश, अपर कह सकते हो, कार्यकारी कह सकते हो, अतिरिक्त न्यायाधीश कहते हो, यह अनुच्छेद 224 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। 224 के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और कह सकते हो या तो कोई अदर उच्च न्यायालय से हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई जिला न्यायालय से हो। ठीक है ना, तो ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, ध्यान रखना, ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, जो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। पॉइंट क्लियर, यहां तक समझ में आया? चलो एक और आपका बच गया, नीचे दिख जाएगा क्या आपको? दिख जाएगा, यहां लिख देती हूं मैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एक व्यक्ति और आपके सामने है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, अब ध्यान से सुनना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का अनुच्छेद है 224 का कै। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 224 कै, अनुच्छेद 224 कै। अब इसमें साफ लिख दिया, ध्यान रखना, इसमें साफ लिख दिया कि नियुक्ति, नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नियुक्ति कौन करेगा बच्चों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यह एक अपवाद है, आप इसका ध्यान रखना, ये क्या है? एक अपवाद है। ठीक है ना, ये एक अपवाद है, जिस अपवाद में यहां नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, परंतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होंगे ना, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, उनकी जो नियुक्ति है वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 214 गौरव पटेल जी मैं समझा चुकी हूं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, मैं बता चुकी हूं 214 में क्या है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं 214 बता चुकी हूं। ठीक है ना, 214 बता चुकी हूं, मैं वापस रिपीट नहीं करने वाली इसको, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देख लेना। तो क्या ये तीनों अनुच्छेद आपको, ये सारे अनुच्छेद और ये सारी नियुक्तियां क्लियर? ये केवल नियुक्तियों विशेष का पॉइंट है, क्या ये क्लियर हुआ? देखो, हाँ बिल्कुल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या होती है ना, उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 18 होंगे, ऐसा कोई भी निर्धारण कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। पॉइंट यहां तक क्लियर? 217 में नियुक्ति है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त राष्ट्रपति करेगा किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को अनुच्छेद 223 के आधार पर। अपर और कार्यकारी अतिरिक्त न्यायाधीश अनुच्छेद 214 में है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अनुच्छेद 200 कै, इसमें नियुक्ति करता है, ध्यान से सुन लो, इसमें नियुक्ति करता है, ठीक है, इसमें नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। नियुक्ति करेगा कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, उसके बाद नियुक्त करेगा। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकती है। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो न्यायाधीश के पद पर या न्यायाधीश के रूप में ही काम करेंगे, और इन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वेतन या इनका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। और ये जैसे बाकी न्यायाधीश काम करते हैं ना, ठीक है ना, वैसे ही काम करेंगे ये। हाँ, एक बात याद और आ गई मुझे, ये जो अपर न्यायाधीश होते हैं ना, जिन्हें आप जिला न्यायालय से या दूसरे उच्च न्यायालय से बुलाते हो, ये जो अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं ना, इनका कार्यकाल 2 वर्षीय होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये केवल 2 ही साल तक काम करेंगे, 2 साल बाद में इन्हें, ये जहां से आए थे इनको वापस वहीं भेज दिया जाएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, आगे भी इनको काम जारी रखा जा सकता है, पर 2 साल। ठीक है ना, 2 साल ध्यान रखना। जो बच्चा रिट की या कोई कह सकते हैं आरएस की, इनकी बड़ी लेवल की एग्जाम्स दे रहा है, ठीक है, तो वो है अपर कार्यकारी अतिरिक्त न्यायाधीश 224, जिसके आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, जो केवल 2 साल तक ही नियुक्त होते हैं।
दुबे जी, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 24 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है वो 25 काम कर रहे हैं। जून 2020, आज सुबह ही मैंने चेक किया है, ठीक है, सुबह ही चेक किया है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति लिखा तो है मैंने, राष्ट्रपति करेगा, यहां भी राष्ट्रपति करेगा। मतलब यूं कह सकते हो नियुक्ति ये कर रहे हैं और ये परामर्श देने वाले हैं। ये कौन है? परामर्श देने वाले, ठीक है। दीपक जी, आप अभी जुड़े होंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। देखो आगे लिखे, क्या नियुक्ति का पॉइंट मैं आपको क्लियर कर पाई? नियुक्ति क्लियर हो गया तो हम आगे चले बच्चों। नियुक्ति क्लियर हो गया आप सब लोगों को? चलो, अब नियुक्ति के बाद नियुक्ति हो गई, अब नियुक्ति हो गई तो शपथ दिला दो फिर, ठीक है। अगर क्या कह रहे हैं? शपथ दिला दो, मैं समझी नहीं। अगर किसी बच्चे को लास्ट में, अगर नियुक्तियों में किसी को डाउट भी है तो मुझे लास्ट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई डाउट भी है तो लास्ट में मुझे कह देना, मैं आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगी। अभी शपथ दिला लो भाई, प्लीज शपथ दिला लो। न्यायाधीशों को आगे बढ़ने दो, काम करवाना है उनको, ठीक है ना। पहले शपथ दिला लो, नियुक्ति हो गई तो पहले शपथ, फिर वेतन देंगे हम उन लोगों को, ठीक है। तो आपके यहाँ शपथ अनुच्छेद 219, शपथ अनुच्छेद 219। चलो, पहली बात, शपथ कौन दिलाएगा बताओ? शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति? शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीशों के लिए एक ही बात कही गई है। सभी न्यायाधीशों के लिए एक ही बात कही गई है। वो बात क्या है बच्चों? शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है, ठीक है ना, नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। दूसरी बात, जो शपथ है, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। जो न्यायाधीशों की जो शपथ का प्रारूप है ना, शपथ का प्रारूप मिलेगा अनुसूची 3 के अंदर। तीसरी बात, एक और बात बतानी थी। क्या बतानी थी? हाँ, न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं या संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं? शपथ जो है ये संविधान की, जो न्यायाधीश है वो संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं या संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। रक्षा की शपथ जो है वो राष्ट्रपति लेता है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं, ये निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये बात आप सबको पता है, ये बात अनुच्छेदों में लिखी है। अब मैं आपसे 2 ऐसी चीजें पूछने जा रही हूं जो बिल्कुल आपने पहले पढ़ी होगी या देखी या सुनी बहुत कम होगी, ठीक है ना। कि जीके कैलाश जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुकी हूं। आप बार बार जो प्रश्न लिख रहे हैं वो ये है, ठीक है। देखो, अब चौथी बात मैं आपसे पूछती हूं। मान लो, माना की, ठीक है ना, माना की एक्स, माना की महाराष्ट्र व गोवा, इन दोनों का एक ही हाईकोर्ट है ना, दोनों का एक ही हाईकोर्ट है। अब इन दोनों का एक ही हाईकोर्ट है तो मुझे ये बताओ, इस हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। अब यहां का राज्यपाल अलग है और मान लो यहां का राज्यपाल अलग है, ठीक है। महाराष्ट्र का राज्यपाल अलग, गोवा का राज्यपाल अलग, ठीक है ना। दोनों का राज्यपाल है अलग अलग।
अब दोनों का राज्यपाल अलग अलग है तो फिर उच्च न्यायालय तो एक ही है। अब बताओ उनके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? ये जो हाईकोर्ट है ना, जो आपका बंबई हाईकोर्ट है, बंबई उच्च न्यायालय, क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय गोवा भी नियंत्रण में है और महाराष्ट्र भी है, और दोनों का राज्यपाल है, ठीक है ना, दोनों का क्या है? राज्यपाल है। अब बताओ इस हाईकोर्ट के, ये जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? बताओ, महाराष्ट्र वाला कहेगा मैं दिलाऊं, गोवा वाला कहेगा मैं दिलाऊं। अच्छा, रास्ता बीच का निकाल लिया, मैडम दोनों को क्यों लड़ाओ, राष्ट्रपति को दे दो काम। एक बात सुनो, ये बंबई हाईकोर्ट का हाईकोर्ट है किस राज्य में? ये हाईकोर्ट किस राज्य में है बच्चों? महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। महाराष्ट्र में है, बिल्कुल। जिस राज्य में उच्च न्यायालय का ऑफिस स्थापित है, मेन हेड ऑफिस है, उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अगर दो राज्य में, दो या दो से अधिक हो, कोई भी अगर राज्य है, अगर वहां उच्च न्यायालय है, तो वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ वो राज्यपाल दिलाता है जिस राज्य में वह न्यायालय स्थापित होता है। अच्छा, मेरे एक बात और बताओ फिर, अब आप सब होशियार तो हो ही, तो एक बात और बताओ। चलो, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों है। अब इस तीनों में उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? चंडीगढ़ में है ना, और चंडीगढ़ में तो राज्यपाल होता ही नहीं है ना, चंडीगढ़ में राज्यपाल नहीं होता। चंडीगढ़ में आपके केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, वहां राज्यपाल नहीं है। अब क्या होगा? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय अगर राज्य में होता तो दिला देते। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है, तो जो चंडीगढ़ में जो हाईकोर्ट है ना, इनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बच्चों, इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ये केवल चंडीगढ़ का ही है, बाकी विशेष में नहीं आता है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई, मैं बता देती हूँ, वहां बताना आपको भूल गई थी। दिल्ली एक इकलौता ऐसा संघ शासित प्रदेश है, मतलब दिल्ली इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, जो कि 1966 में गठित किया गया था। संघ शासित प्रदेश, ठीक है, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का अकेले का खुद का उच्च न्यायालय है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो क्या दोनों पॉइंट्स क्लियर जो मैंने आपको बिल्कुल अलग बताए थे? हाँ या ना में जवाब दो भाई। अगर दो राज्य में है तब तो जिस राज्य में वो हाईकोर्ट स्थापित है, ठीक है ना, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा में अगर इनमें होता तब तो इन जहां वो स्थापित होता जिस राज्य में, उस राज्य का राज्यपाल दिलाता। और अगर चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है तो चंडीगढ़ वाले जो न्यायाधीश हैं उनको कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बाकी सबको राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है। जी कमलेश जी, प्रशासक होता है, ठीक है ना, चंडीगढ़ में प्रशासक होता है पर शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा उनको, ये ध्यान रखना। चलो, शपथ कंप्लीट हो गई। अब शपथ कंप्लीट हो गई तो मुझे ये बता दो उनका कार्यकाल कितना है? जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, संगम जी मैंने बताया तो सही, 1966 में बिल्कुल दिल्ली की घर में व्यवस्था ठीक है। गोवा का हाईकोर्ट जो है, गोवा का हाईकोर्ट जो है वो बंबई हाईकोर्ट में तो मिक्स है। गोवा जो है वो उसी के क्षेत्र में आती है, नियंत्रण में आती है। तो जी के कैलाश जी, आप एक ही बार प्रश्न को क्यों पूछ रहे हैं? हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी के लिए संवैधानिक रूप में एक ही बात लिखी हुई है, वो है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। कार्यकाल की बात करती हूं तो बच्चों पहली बात तो ध्यान रखना, कार्यकाल की व्याख्या नहीं है। 5 साल, 6 साल, 10 साल कुछ नहीं लिखा, बस एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है 217 में, अनुच्छेद 217 में एक लाइन लिखी हुई है। और वो लाइन क्या है बच्चों? अनुच्छेद 217 में
अनुच्छेद 217 में लिखा है 62 वर्ष आयु तक, मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन गए जब तक 62 वर्ष पूरी नहीं करेंगे तब तक पद से नहीं हटेंगे। 65 नहीं है, 62 है, 62 है, 62, ठीक है ना, 62 है, ये और ध्यान रख लेना। 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी आयु? 62 कर दी थी, ठीक है ना, 60 से बढ़ाकर आयु 62 कर दी थी 15वें संविधान संशोधन 1963, ठीक है ना। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कोई कार्यकाल नहीं है 5 वर्ष वगैरह, ध्यान रखना। कार्यकाल अनुच्छेद 217 में है 62 वर्ष आयु होने तक। 65 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट जो है उसकी 62 है। चलो आपने कार्य करवा लिया, शपथ दिला ली, तो वेतन दे दो। अब क्या देना है? ठीक है, अब क्या देना है? वेतन। तो मुझे बताओ वेतन के लिए अनुच्छेद कौन सा काम में आएगा आपके? ठीक है, हाँ, वायु 62 वर्ष आयु, ठीक है, अनुच्छेद 221, ठीक है, अनुच्छेद 221 आपको वेतन कहां मिलता है, सॉरी वेतन कहां मिलेगा? अनुच्छेद 221 में। अब बात समझना, पहली बात, जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। जो हाईकोर्ट, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको वेतन कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है और अनुसूची 2 के आधार पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,25,000, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलेगा 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलेगा 2,50,000। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इन्हें पेंशन जो है वो भारत संचित निधि से मिलती है, आप कह सकते हैं केंद्र संचित निधि से मिलती है। इनको जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से प्राप्त होती है, ठीक है ना। पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि से और जो तनख्वाह है, जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से और अनुसूची 2 के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की 2.5 लाख है, अन्य न्यायाधीश की 2,25,000 है प्रति माह, ठीक है। एक और बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, न्यायाधीशों के वेतन में अलाभकारी या हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब क्या है? परिवर्तन तो हो सकता है, ठीक है ना, परिवर्तन तो हो सकता है, ठीक है, परिवर्तन तो हो सकता है, परंतु अलाभकारी, हानिकारक का मतलब क्या होता है? वेतन में कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। 2,50,000 मिल रहा है, 2,25,000 मिल रहा है, बढ़ा लो, 3 लाख कर लो, 4 लाख कर लो, परंतु आप 2 लाख नहीं कर सकते, मतलब कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन में जब तक वो पद पर है, पद पे रहते हुए उनके वेतन में अलाभकारी या हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा। अपवाद है वित्तीय आपातकाल में, ध्यान से सुनना, वित्तीय आपातकाल में वेतन में कटौती की जा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो ये वेतन के संबंध में पॉइंट हुए जो, हाँ जी, राज्यपाल का इतना ही, आप सही लिख रहे हैं, ठीक है। संगम जी, आपके प्रश्न मुझे इतने आश्चर्यचकित करते हैं कि आप कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है। मुझे ये बताओ, चुनाव होता ही नहीं है। मैंने आपको 10 मिनट पहले समझाया है नियुक्ति, ठीक है ना, मैंने 10 मिनट पहले समझाया है नियुक्ति होती है, चुनाव होता ही नहीं है। अब मैं इतनी उम्मीद तो आप बच्चों से कर सकती हूँ कि जो बच्चा क्लास में बैठा है अटेंटिव होकर बैठा है, और बिल्कुल 10 मिनट पहले ही मैंने समझाया है कि नियुक्ति कैसे कैसे होती है, और आप 2 मिनट बाद पूछ रहे हो कि मैडम चुनाव कैसे होता है, बताओ, ठीक है ना। सोचने वाली बात है। बाकी बच्चे आपका प्रश्न देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है,
कि संगम जी जो है वो ध्यान से पढ़ नहीं रहे। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो, वेतन दे दिया, कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया, तो अब त्याग पत्र दे दो। त्याग पत्र देकर हम भी क्लास को खत्म कर लेते हैं, फिर टाइम हो गया। ठीक है, त्याग पत्र देकर बात को करो खत्म न्यायाधीशों का। वही अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 और 217 में जो त्याग पत्र है, बताओ सभी। संगम जी, मैंने मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति समझाई थी, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। चलो, मुझे ये बताओ त्याग पत्र किसे देंगे? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल या राष्ट्रपति? दो जवाब। जवाब दो, किसको देंगे? क्या बात है, सब होशियार हो गए क्या? मुझे लगा सबका जवाब राज्यपाल आएगा, पर यहां तो सारे बच्चे होशियार है। मेरी कक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंट अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो त्यागपत्र का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 217 में, जिसमें साफ लिखा है कि जो सभी न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी जो न्यायाधीश हैं वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जीके कैलाश जी, आप जो डाटा लिख रहे हो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का है। आप जो डाटा लिख रहे हो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है, हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। मैं आपको टॉपिक का नाम फिर बता देती हूं, ठीक है? हो गया? जो नियुक्ति करेगा वही त्यागपत्र देगा। बिल्कुल सही कह रहे रवि जी, ठीक है? त्यागपत्र हो गया। अब त्यागपत्र के बाद में 2 पॉइंट और कल पढ़ेंगे। हस्तांतरण। अभिषेक गुप्ता जी, ये गुस्से के साइन मुझे आपको दिखाने चाहिए, क्योंकि आप इतनी देर से लिख रहे हैं 2,80,000 2,80,000। आप जो 2,80,000 लिख रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं। तो अपने ज्ञान में कृपया करके संशोधन कीजिए।